सो स्नाइपर जो होते हैं ये हमेशा स्पेशल फोर्सेस होते हैं। आप तो पैरा एसएफ में थे, राइट? 21 एसएफ में, राइट? ज़रा ये भी डिस्टिंग्विश, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि स्नाइपर बनने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। पहले आपने जैसे आर्मी ज्वाइन की, आपने उसके बाद क्या पैरा एसएफ बनना ज़रूरी है? शुरू में नहीं, स्नाइपर के लिए पैरा एसएफ बनना ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा। शुरू में आर्मी ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है, एक नॉर्मल जवान का पर्सनल वेपन होता है। कोई भी किसी भी यूनिट में रहोगे, एक चीज मैं बताऊं सर, ठीक है मैं स्पेशल फोर्स का बंदा हूं, मैं पैरा का बंदा हूं, बट कोई भी कम नहीं है, कोई भी बंदा कम नहीं है। वो ठीक है, मेरे को मेरा ट्रेनिंग का लेवल हाई था, मेरा मतलब जो इक्विपमेंट मेरे को मिले वो स्पेशल थे, और मेरे को टास्क स्पेशल मिले, इसलिए मैं स्पेशल हूँ। अगर वही चीज एक नॉर्मल, अगर एक सीआरपीएफ के बंदे को उठा के भी मैं लेके जाऊंगा ना, और उसको सेम लेवल पे ट्रेन करूंगा, सेम इक्विपमेंट उसको प्रोवाइड कराऊंगा, सेम फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आग लगा देगा। जरूरी नहीं है कि स्पेशल फोर्स का बंदा ही स्नैपर हो और अच्छा स्नैपर हो। एक सीआरपीएफ का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है, एक पुलिस का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है, एक नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है। क्वालिटी क्या होगी, जब उसका पर्सनल वेपन होगा, सब अपना पर्सनल वेपन। पर्सनल वेपन से क्या मतलब है, जब हम फौज में जाते हैं तो पर्सनल वेपन का मतलब हो गया कि मेरे को वेपन इश्यू हो गया, सबको वेपन इश्यू होता है, तो आपको हर एक को अपना नाम, हमारा तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमारे वो कोई यूज नहीं करता, यूज नहीं करेगा, उसका सीरियल नंबर आपसे टैग होगा। हाँ मेरे से होगा, बिल्कुल मेरा ही है वो। अच्छा, कोई भी वेपन हो गया, अगर पर्सनल वेपन तो है ही है, अगर मैं स्नैपर हूँ तो मेरी स्नैपर, जो स्नैपर राइफल मैं यूज कर रहा हूँ मेरी ही है। मैं अगर घर आ गया तो वो रखी हुई है, कोई यूज नहीं कर रहा उसको, यूनिट में रखी हुई है, यूनिट में रखी हुई, क्योंकि उसको कोई यूज नहीं कर रहा। क्यों यूज नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट होती है जो हम अपने तरीके से उसको करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये स्नाइपर राइफल के लिए होता है कि ये सारी किसी भी टाइप की राइफल सब राइफल में होता है, मतलब हर एक का एक अपना पर्सनल वेपन है, हर एक का एक अपना पर्सनल वेपन होता है, और वो उसी का ही होता है। ये नहीं कि मेरा वेपन उठा के आप यूज कर रहे हो, नहीं, आप यूज नहीं करोगे। वेपन की काफी सारी टर्म्स होती हैं जिनको पूरा एक इंडिविजुअल करता है। मेरी आई साइड वो किस उस पे कितनी है, उसके बाद मेरी ग्रिप किस टाइप की है, मैं वेपन को हैंडल किस टाइप से करता हूँ, मैं पकड़ता किस टाइप, मेरी ब्रीदिंग का क्या वो है, जब मैं फायर करूंगा तो मेरी ब्रीदिंग का क्या वो है, किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा, तो उस हिसाब से वेपन में फर्क आता है। बहुत ज्यादा फर्क आता है। एक बात बताओ, मतलब क्योंकि दूर से तो जैसे मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वेपन तो जो है उसमें कोई प्राण तो होते नहीं है, तो ये ब्रीदिंग से इसका क्या रिलेशन होता है? आई साइड तो समझ में आती है कि आपने स्कोप के थ्रू देखना है, ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है? ब्रीदिंग मैं बताऊं सर, जब आप अगर वेपन के इन चीजों के अंदर घुसोगे ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। ब्रीदिंग आपकी बॉडी का साइज तक का, आपकी ग्रिप, आपने वेपन को पकड़ा कैसे है। ब्रीदिंग का क्या है, जब हम फायर करते हैं ना, तो अगर मैं फायर कर रहा हूं, जब मेरा बुलेट निकलेगा और मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा, तो वो तब करूंगा जब मेरी पूरी बॉडी न्यूट्रल होगी, मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे देखे ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी अभी हिल रही है ना, करेक्ट, हिल रही है ना, अगर मैंने इस मूवमेंट में ट्रिगर प्रेस किया, राउंड कहाँ जा रहा है, 1100 मीटर पे, 1200 मीटर पे, 1500 मीटर पे मेरा राउंड जा रहा है। अगर हल्का सा 1 mm यहाँ से, मतलब यहाँ से इनिशियल स्टेज से राउंड आउट ऑफ वे हो गया, तो 1500 मीटर पे कहाँ जाएगा? कितना फर्क आ जाता? वो कैलकुलेशन होती है सर, हर एक वेपन की अपनी कैलकुलेशन होती है। अगर इसका 100 मीटर पे 2 सेंटीमीटर का करेक्शन आया, तो हर एक का वो एक ट्रेजेक्ट्री अलग होती है, हर एक का मतलब। पर एक रेंज अगर हम बोलें कि जैसे अगर आपने सांस ले रहे हो या सांस रोकी हुई है, दोनों केस में एक शॉट में लगभग कितना फर्क आ जाएगा? से जो भी रेंज आपको पकड़नी है, चाहे 1500 मीटर हो या चाहे 2000 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, टारगेट और उससे दूर जहाँ पे शॉट गिरेगा लगेगा, उसमें कितना फर्क आ जाता है ऑन एन एवरेज? ये कैलकुलेशन ही नहीं है सर कि आप सांस लेके फायर करो, मतलब रेगुलर आपकी ब्रीदिंग में आप फायर करो, ये आपके उसमें नहीं आता। हम कैसे फायर करते हैं, आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ा, तो उसके बीच में ना कुछ एक माइक्रो सेकंड का गैप है ना, जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे होते। करेक्ट, उसमें आपने ट्रिगर प्रेस करना है। मैं कर रहा हूँ, मतलब सर जब ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया और मैंने फायर कर दिया, ऐसा नहीं है। और जब आप स्नाइपर लेवल पे जाओगे ना,
तो ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, बहुत क्रिटिकल, मतलब कि आपको इस लेवल तक बोलूं, अगर मैं लेट के फायर कर रहा हूँ और मेरी पैर की टो खड़ी है, खड़ी मतलब ऐसे होगा ना, पैर खड़ा ही होगा, हाँ। मेरी पैर की टो ऐसे होगा और वो ऐसे हिल रहा है पीछे से, अगर टो ऐसे खड़ी होगी तो हिलेगा वो, तो उसको भी हम ऐसे फ्लैट करके रखते हैं, फैला के। मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्नैपर की बात कर रहे हो, अगर मैं स्नैपर का फायर कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी तक हम फायर करते हैं, इतना तक। अगर दूसरी चीज, अगर मैं नॉर्मल वेपन का फायर कर रहा हूँ, नॉर्मल वेपन का फायर मैं नीलिंग पोजीशन से कर रहा हूँ। नीलिंग पोजीशन का मतलब समझते रहा सर आप? नीज के ऊपर, नीज के ऊपर फायर कर रहा हूँ जी। तो हम चावल लेके, चावल और चावल को अपने सॉक्स में डालते हैं। अच्छा। चावल को अपने सॉक्स में डालते हैं और एक एक पैर मेरा कहाँ आएगा, मेरी सीट के नीचे आएगा ना, एक पैर मेरा जो मैं बैठूंगा तो एक पैर सीट के नीचे आएगा। तो जहाँ पे ये गैप बनता है ना पैर का, मतलब ये वाला गैप बनता है, मेरे सीट के नीचे पैर आया, पैर का जो गैप, उसके नीचे उस सॉक्स को लगाते हैं ताकि मेरा माइंड उसमें ना जाए। अगर सॉक्स नहीं लगाऊंगा मैं और सीधा पैर के ऊपर बैठ गया, पैर के ऊपर बैठूंगा तो मेरा पैर क्या करेगा, दर्द करेगा ना, क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है तो उस सपोर्ट को रखने के लिए हम नीचे सॉक्स रखते हैं, उसके नीचे अपने। एक मिनट, इसको फिर से समझते हैं। तो अभी मैं पोजीशन जो समझाऊं मैं आपकी, जो आप बात कर रहे हो, वो ये है कि मेरा लेफ्ट पाँव पूरा फ्लैट जमीन पे है और राइट नी, दायां घुटना मेरा जमीन पे है और मैं गन लेके फायरिंग पोजीशन पे हूँ, राइट। अब आप इसमें बोल रहे हो कि मेरे पीछे वाले पैर में दर्द ना हो, करेक्ट? जो राइट, जो मेरा पैर मेरी सीट के नीचे है ना सर, हाँ जी, जो घुटना फ्लैट है, मेरा पैर मेरे जो सीट के नीचे, उसमें दर्द ना हो, उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसा कोई उसके नीचे हम स्पेस नहीं छोड़ते कि जिसमें वो नीचे प्रेस हो और उसमें दर्द हो। जहाँ पे स्पेस है उसके नीचे हम क्या करते हैं, वो जो राइस बैग हमने बना के रखे उसके नीचे दे देते हैं ताकि मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि आपको काफी देर ऐसी पोजीशन काफी देर ऐसे रहना पड़ेगा मेरे को। एक राउंड निकल गया, उसके बाद जब दूसरा राउंड निकालेंगे, नॉर्मल वेपन की बात बता रहा हूँ, एक राउंड निकालने के बाद जब दूसरा राउंड निकालेंगे तो वो तब निकालेंगे जब मेरी बॉडी सुटेबल होगी और मेरे को लगेगा हाँ अब राउंड निकालना चाहिए। तो आपने पूछा था कि क्या स्नैपर बनने के लिए स्पेशल फोर्स में जाना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। स्नैपर बनने के लिए स्पेशल फोर्स में जाना जरूरी नहीं है। स्नैपर इन्फेंट्री के भी बंदे बहुत तगड़े होते हैं सर, सेम एक साथ कोर्स करते हैं इन्फेंट्री के बंदे। बस ये है कि स्पेशल फोर्स के बंदे के पास चांस ज्यादा होते हैं ऑपरेशंस में जाने के। तो आपने पहले ओब्वियसली आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में आपने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली, आप स्पेशल फोर्सेस में गए और वहां पे फिर आपने स्नाइपर में स्पेशलाइजेशन हाँ किया। उसके बाद में जब नॉर्मल वेपन में मेरा फायर अच्छा था, तो उसके बाद में जो हमारे आर्मी में जितने भी अफसर्स होते हैं ना, जितने हमारे कमांडर होते हैं, उनमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक लीडरशिप और नंबर दो मैन मैनेजमेंट। उनको ये पता होता है तेरा कौन लड़का किस फील्ड में अच्छा करेगा। अगर उनको लगा कि मैं स्नैपर के लिए अच्छा हूं तो मेरे को बोलेंगे तू स्नैपर कोर्स कर ले, इसमें अपना कोर्स कर, ये तेरे लिए अच्छा है, तू इसमें अच्छा करेगा। और बंदे को भी खुद पे मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। काफी सारे कोर्स होते हैं, तो ऐसे करके एक आर्मी अफसर को ये पता होता है मेरा कौन लड़का किस में अच्छा करेगा। मैं स्नैपर था, नॉर्मल वेपन में मेरा फायर अच्छा था, मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा था, मेरे कमांडर को मेरे ऊपर भरोसा अच्छा था, अगर इसको अकेले को मैं कल को भेजूंगा तो स्नैपर के जितने भी फॉर्मेट है सब पूरे करेगा।